अ वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप, कि वैश्विक जो अर्थव्यवस्था थी उसने किस तरीके से नया रूप लिया, या विश्व की अर्थव्यवस्था का जो उदय था कैसे हुआ। अ गुड प्लेस टू स्टार्ट इज़ द चेंजिंग पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इन इंडस्ट्रियल यूरोप। अगर हमें इस विषय को अच्छे से समझना है, इससे पहले हमें क्या करना होगा, औद्योगिक यूरोप में, इंडस्ट्रियल यूरोप के अंदर क्या जो खाद्य उत्पादन था उसके उपयोग और उपभोग के स्वरूप को, उनके बदलते रुझानों पर हमें क्या करना होगा, सोचना होगा। यानी कि अगर हमें किसके बारे में सोचना है, विश्व की अर्थव्यवस्था के उदय के बारे में सोचना है, तो सबसे पहले हमें जो यूरोप के अंदर जो खाद्य उत्पादन हो रहा था और उसका जो कंजप्शन हो रहा था उनके बारे में, उसकी जो खपत हो रही थी उनके बारे में जानना पड़ेगा। आइए जानते हैं किस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी ने नया शेप लिया। ट्रेडिशनली कंट्रीज़, अगर देखा जाए तो सामान्य रूप से जो देश लाइक्ड टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, सभी देश क्या थे, भोजन के मामले में क्या बनना चाह रहे थे, आत्मनिर्भर। बट इन 19th सेंचुरी ब्रिटेन, किंतु 19वीं सदी के ब्रिटेन की जो बात करें तो सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड मीन्ड लोअर लिविंग स्टैंडर्ड एंड सोशल कन्फ्लिक्ट। अगर यहाँ ब्रिटेन की बात की जाए उस समय के, अगर ब्रिटेन आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहाँ के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो गिर जाता, और फिर क्या होता समाज के अंदर, एंड सोशल कन्फ्लिक्ट, और समाज में तनाव फैल जाता। वाई वाज दिस सो? आइए जानते हैं इसके पीछे क्या कारण थे। यहाँ क्या बताया है, अगर 19th सेंचुरी में ब्रिटेन अगर प्रयास करता खाद्य उत्पादन के निर्माण के मामले में, उत्पादन के मामले में, आत्मनिर्भर बनने के मामले में, तो इसका परिणाम क्या निकलना था, वहाँ के लोगों की जो आजीविका थी, जीवन स्तर था, वो निम्न क्वालिटी का बन जाता। और अगर ऐसा होता तो समाज के अंदर क्या होता, द्वंद्व होता, झगड़ा होता। आइए जान लेते हैं क्यों ऐसा होता। पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी हैड इंक्रीज द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स इन ब्रिटेन। देखिए जनसंख्या बढ़ी कब, लेट 18th सेंचुरी के अंदर, और इसने फिर क्या किया, डिमांड को भी बढ़ा दिया। किसकी डिमांड को, फूड ग्रेन्स की। कहाँ, ब्रिटेन के अंदर। यानी कि 18th सेंचुरी में ब्रिटेन के अंदर जैसी पॉपुलेशन बढ़ी, इस पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ जो फूड ग्रेन्स थे, खाद्य जो उत्पादन का जो स्तर था वो भी बढ़ा। एज अर्बन सेंटर्स एक्सपेंडेड एंड इंडस्ट्री ग्रीव, जैसे जैसे जो शहरी क्षेत्र थे वो बढ़ते जा रहे थे और इंडस्ट्रीज़ भी विस्तृत होती जा रही थी। द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, अब देखिए इनके बढ़ने का परिणाम किस पे पड़ा, मांग बढ़ी, किसकी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की, यानी कि खेती के जो उत्पाद थे उनकी, वेंट अप, पुशिंग अप फूड ग्रेन प्राइसेस। और इसने फिर क्या किया, मांग बढ़ेगी तो डेफिनेटली कीमतें क्या होंगी, ऊपर होंगी, और इससे फिर क्या हुआ, फूड ग्रेन की जो कीमतें थी वो बढ़ने लगी। यानी कि कृषि उत्पाद जो थे उनकी कीमत महंगी होने लगी। अब आगे देखिए फिर क्या बताया है, अंडर प्रेशर फ्रॉम लैंडेड ग्रुप्स द गवर्नमेंट ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न। अब सरकार भी दबाव में आ गई, किनके, जो जमींदार वर्ग था, लैंडेड जो भूस्वामी थे उनके अंदर, और सरकार ने फिर क्या किया, मक्का के जो आयात के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि बाहर से अब कोई मक्का नहीं आएगी। ऐसा क्यों किया, जो लैंडेड ग्रुप थे उनके दबाव में आकर। द लॉज अलाउिंग द गवर्नमेंट टू डू दिस वर्क कॉमनली नॉन एज द कॉर्न लॉ। एग्जाम के अंदर बहुत बार आ चुका है कि कॉर्न लॉ के बारे में आप एक नोट लिखिए। तो ये जो सरकार ने इन लैंडेड ग्रुप के दबाव में जो मक्का के आयात पर जो प्रतिबंध लगाया था, पाबंदी लगाई थी, और इन कानूनों के सारे सरकार ने ये पाबंदी लागू की थी, इन्हीं कानूनों को क्या नाम दिया गया, कॉर्न लॉ। अब आगे देखिए, अनहैप्पी विद हाई फूड प्राइसेस इंडस्ट्रियलिस्ट्स एंड अर्बन ड्वेलर्स फोर्स द अबोलिशन ऑफ कॉर्न लॉ। अब देखिए परिणाम क्या हुआ, अब आयात पर प्रतिबंध लगा दिया तो निश्चित रूप से बाहर से जो कॉर्न आ रहा था उस वजह से कीमतें क्या हो गई, अब प्रतिबंध लगने की वजह से कीमतें हाई हो गई, किसकी, कॉर्न की। फिर क्या परिणाम निकला इसका, कि जो उद्योगपति थे और जो शहरी निवासी थे, इन बढ़ती हुई कीमतों से वो परेशान हो गए, और उन्होंने फिर क्या किया, सरकार को मजबूर कर दिया कि क्या कर दें, इस कॉर्न लॉ को अबोलिश कर दें, यानी कि मक्का के आयात के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया, इस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया जाए। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है 3 नंबर के अंदर, कि कॉर्न लॉ के बारे में एक नोट लिखिए।
आगे देखिए, आफ्टर द कॉर्न लॉज पर स्क्रैप्ड, कॉर्न लॉ के निरस्त होने के बाद फूड कुड बी इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन मोर चीपली। अब रिजल्ट क्या निकला इसका, कि जो भोजन था, खाद्य पदार्थ थे, उसका कम कीमत पर आयात किया जाने लगा। इट कुड बी प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। अब ये इतना सस्ता हो गया, जो देश के अंदर जो मिलने वाला जो खाद्यान्न था उससे भी सस्ता। अब ब्रिटिश एग्रीकल्चर वाज अनेबल टू कम्पीट विद इम्पोर्ट। अब ब्रिटेन के जो किसान थे वो सक्षम नहीं थे कि कंपटीशन कर पाएँ, प्रतिस्पर्धा कर पाएँ किसके साथ, इस आयात किए हुए खाद्यान्न के साथ। वास्ट एरियाज ऑफ लैंड वर नाउ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। अब कीमतें कम हो गई तो इस वजह से बहुत सारे किसानों ने क्या किया, बहुत बड़े एरिया को, ज़मीन को खाली छोड़ दिया बिना कृषि के। एंड थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वीमेन वर थ्रोन आउट ऑफ वर्क। अब क्या होता है, इसका परिणाम क्या निकला कि जो किसानों की जो हालत थी वो खस्ता हाल हो गई, और इस वजह से उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोग इस कार्य से को छोड़कर अन्य कार्य की तलाश में निकल पड़े। दे फ्लॉक टू द सिटीज़ और माइग्रेटेड ओवरसीज़। आप देखिए, इस विशाल भूभाग के ऊपर जैसे ही खेती बंद हो गई, यानी कि इन्होंने खेती करना बंद कर दिया, तो हज़ारों लोग क्या हो गए, बेरोज़गार हो गए। फिर क्या हुआ, अब वो गांव से निकलकर या तो शहरों के अंदर या दूसरे देशों के अंदर जाने लगे, यानी कि दूसरे क्षेत्रों की तरफ उन्होंने प्लान करना शुरू कर दिया। ऐसी परिस्थिति के अंदर आगे देखिए फिर क्या हुआ, एज फूड प्राइसेस फेल। अब क्या बताया है कि जिस तरीके से खाद्य पदार्थ की कीमतों में गिरावट आई, जब खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आई, कंजप्शन इन ब्रिटेन रोज। तो ब्रिटेन में जो उपभोग का स्तर था, यानी कि अब ज़्यादा मात्रा के अंदर लोग क्या करने लगे, कौन का कंजप्शन करने लगे। फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी, मध्य 19वीं सदी के अंदर, शताब्दी के अंदर, फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन ब्रिटेन। अब इंग्लैंड के अंदर क्या हुआ, औद्योगिक वृद्धि हुई बड़ी तेज़ी से। ऑल्सो लेड टू हायर इनकम। इससे फिर क्या हुआ, लोगों की आय में बढ़ोतरी हुई। एंड देयर फॉर मोर फूड इम्पोर्ट्स। और इस वजह से अधिक मात्रा के अंदर क्या किया गया, फूड का इंपोर्ट किया गया। अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के देशों या दुनिया के अंदर, इन ईस्टर्न यूरोप, क्या होता है, कहाँ पर, खासकर जो पूर्वी यूरोप था, रसिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इनके बारे में क्या बताया है, लैंड वर क्लियर्ड एंड फूड प्रोडक्शन एक्सपेंडेड टू मीट द ब्रिटिश डिमांड। इन क्षेत्रों के अंदर, दुनिया के इन विभिन्न देशों के अंदर क्या हुआ, कुछ कंट्रीज़ का जिक्र कर रखा है, ईस्टर्न यूरोप के अंदर, रसिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ज़मीन को साफ़ किया गया, किसके लिए, भोजन उत्पादन करने के लिए, फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। और फिर क्या हुआ इसका परिणाम, यानी कि जो ब्रिटेन की जो बढ़ती हुई जो डिमांड थी, इसको पूरा करने के लिए इस ज़मीन को साफ़ किया गया। कहाँ की ज़मीन को, ईस्टर्न यूरोप की, रसिया की, अमेरिका की और ऑस्ट्रेलिया की। और फिर उसके बाद वहाँ पर फूड का प्रोडक्शन किया गया। अब देख लीजिए यहाँ किस तरीके से एक वर्ल्ड की इकोनॉमी शेप ले रही है। कहाँ, इंग्लैंड के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही थी, उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ को अफेक्ट किया, यानी कि ये भी इसके साथ बाइंड होते चले गए। इट वॉज नॉट इनफ मियरली टू क्लियर लैंड फॉर एग्रीकल्चर। अब देखिए, खेती के लिए केवल ज़मीन को साफ़ कर देना ही काफ़ी नहीं था। रेलवेज वर नीडेड टू लिंक द एग्रीकल्चरल रीजन्स। अब ठीक है, खेती तो कर ली, अब जो उत्पाद था उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, यानी कि एग्रीकल्चरल एरिया से उस प्रोडक्ट को कंजप्शन सेंटर तक पहुंचाने के लिए ज़रूरत थी किसकी, रेलवे की। रेलवे वर नीडेड टू लिंक द एग्रीकल्चर रीजन्स टू द पोर्ट्स। अब रेलवे की ज़रूरत हुई जिससे कि जो जोड़ा जाए किसको, एग्रीकल्चरल रीजन को, किसके साथ, पोर्ट्स के साथ। अब पोर्ट से उस माल को ब्रिटेन के अंदर क्या कर दिया गया, एक्सपोर्ट कर दिया गया। न्यू हार्बर्स हैड टू बी बिल्ट एंड ओल्ड वंस एक्सपेंडेड टू शिप। जो नए हार्बर थे उनका निर्माण किया गया, यानी कि ज़्यादा तादाद में जो माल ढुलाई के लिए नए हार्बर बनाए गए। और साथ साथ फिर क्या हुआ, ओल्ड वन एक्सपेंडेड टू शिप। जो पुराने जो थे उनका भी विस्तार करना ज़रूरी था। पीपल हैड टू सेटल ऑन द लैंड्स टू ब्रिंग दैम अंडर कल्टिवेशन। अब लोगों को क्या किया गया,
ज़मीनों पर खेती करने के लिए उनको वहाँ जाकर बसना अनिवार्य कर दिया गया, यानी कि ज़रूरत किस बात की थी कि लोगों को वहाँ बसाया जाए। ऑल दीज एक्टिविटीज़, अब देखिए, दिस मीन्ड बिल्डिंग होम्स एंड सेटलमेंट। इसका मतलब क्या था, ऐसे लोगों को उस ज़मीन के ऊपर, ताकि उस ज़मीन के ऊपर वो खेती कर लें, उस ज़मीन के ऊपर उनको क्या किया जाए, बसाया जाए। तो उसके लिए क्या हुआ, दिस मीन बिल्डिंग होम्स एंड सेटलमेंट। इसका मतलब क्या था, निर्माण हो किनका, घरों का, और उनके लिए आवास स्थल का। ऑल दीज एक्टिविटीज़, ये सारी की सारी जो गतिविधियाँ हो रही थी, इन टर्न रिक्वायर्ड कैपिटल एंड लेबर। इस सब के लिए ज़रूरत किसकी थी, लेबर की और कैपिटल की। इस वजह से फिर क्या हुआ, कैपिटल फ्लॉड फ्रॉम फाइनेंशियल सेंटर सच एज लंदन। अब इस कैपिटल की, इस पूंजी की जो पूर्ति थी वो कहाँ से हो रही थी, लंदन जैसे जो वित्तीय जो सेंटर थे, वित्तीय जो केंद्र थे, वहाँ से। द डिमांड फॉर लेबर इन प्लेसेस वेयर लेबर वाज इन शॉर्ट सप्लाई। अब इसके बारे में क्या बताया है कि जो वो स्थान, जिन स्थानों पर मजदूरों की कमी थी, वहाँ लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा। एज इन अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया लेड टू मोर माइग्रेशन, यानी कि श्रम का प्रवाह होने लगा, यानी कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूरों की कमी थी, वहाँ लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा, और इसका परिणाम क्या हुआ, श्रम का प्रवाह होने लगा, यानी कि लेबर का Nearly 50 million people immigrated from Europe to America and Australia in the 19th century। अब 19वीं सदी में क्या बताया, यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सम 150 मिलियंस आर एस्टिमेटेड। पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग, क्या किया गया, अनुमान लगाया गया, आर एस्टिमेटेड टू हैव लेफ्ट देयर होम्स। ऐसा अनुमान लगाया गया उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया। क्रॉस्ड ओशंस, समुद्र को पार किया, एंड वास्ट डिस्टेंसेस, लंबी दूरियों को, ओवर लैंड, स्थल के ऊपर, इन सर्च ऑफ ए बेटर फ्यूचर। किसकी तलाश में, बेहतर भविष्य की तलाश में, अच्छे भविष्य की तलाश में अपने घर बार छोड़कर दूसरे देशों में जाकर काम करने लगे। फिर क्या हुआ, 10 By 1890s ए ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हैड टेकन शेप। अब आप देख लीजिए किस तरीके से 1890 तक एक जो वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था, यानी कि एक कंट्री से छोड़कर दूसरे कंट्री के अंदर लोग खेती करने के लिए जाने लगे, तो क्या बनने लगी, एक ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी हैड टेकन शेप, कि उसने क्या था, नया स्वरूप धारण कर लिया था, अपना लिया था। अकॉम्पेन्ड बाय कॉम्प्लेक्स चेंज इन लेबर मूवमेंट पैटर्न्स। आप देखिए, जो श्रम का जो पलायन हो रहा था, इन रुझानों ने, इसके अलावा कैपिटल फ्लोज ने, इकोलॉजीज़ एंड टेक्नोलॉजीज़, या फिर पारिस्थितिकी और तकनीकी में जो क्या थे, कॉम्प्लेक्स चेंज आ चुके थे, गहरे बदलाव आ चुके थे। फूड नो लॉन्गर केम फ्रॉम ए नियर बाई विलेज और टाउन। अब क्या था, समय आ गया था, ऐसा समय आ गया था, भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे से नहीं, बल्कि बट फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे। कहाँ से आ रहा था, थाउजेंड्स ऑफ माइल, हजारों मील दूर से आने लगा था। इट वॉज नॉट ग्रोन बाई ए पीजेंट टीलिंग हिज ऑन लैंड। अब अपने खेतों पर खुद काम करने वाले किसान ही खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे, बट बाय एन एग्रीकल्चरल वर्कर्स। अब कौन कर रहा था, ऐसे जो एग्रीकल्चरल जो, यानी कि जो औद्योगिक जो मजदूर थे, वो काम करने लगे थे। अब परहैप्स रिसेंटली अराइव्ड, जो हाल ही में पहुँचे थे, हु वाज नाउ वर्किंग ऑन ए लार्ज फार्म दैट ओनली जनरेशन अगो हैड मोस्ट लाइकली बीन ए फॉरेस्ट। अब क्या बताया है कि ऐसे लोग काम करने लगे थे जहाँ महज एक पीढ़ी पहले जो जिनके पूर्वज थे वो जंगलों में रहे होंगे, ऐसे लोग यहाँ आकर काम करने लगे। इट वाज ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवेज बिल्ड फॉर द वेरी पर्पज एंड बाय शिप्स विच वर इंक्रीजिंगली मैन in these decades by low paid workers from southern Europe, Asia, Africa and Caribbeans। अब इनके बारे में बताया है कि पानी के जहाज़ से ऐसे लोगों को या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था, या रेल नेटवर्क इसी तरह के काम के लिए बिछाया गया था। फिर क्या किया गया, इनको
इन जहाज़ों से दूसरे देशों में इनको पहुंचाया गया। इन जहाज़ों पर दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका और साथ साथ कैरिबियन द्वीप समूह के जो मज़दूर थे वो आते थे, जो बिल्कुल कम वेज के अंदर काम करते थे, लो पेड थे जो। सम ऑफ दीज या दिस ड्रामेटिक चेंज, ये इस प्रकार के जो नाटकीय, छोटे पैमाने पर ही सही लेकिन इस प्रकार के जो नाटकीय बदलाव थे ये हम कहाँ भी देख सकते हैं। अकर्ड क्लोजर होम इन वेस्ट पंजाब, हम अपने यहाँ पंजाब में भी देख सकते हैं कि कहाँ घटित हुई। ठीक ऐसे से इस तरीके से जो नाटकीय बदलाव आ रहे थे, यानी कि माइग्रेशन हो रहा था लोगों का, ये पंजाब के आसपास या वेस्ट पंजाब के अंदर भी देखा गया। Here the British Indian government built a network of irrigation canals to transform semi-desert wastes into fertile agricultural land. अब क्या कह रहा है इसके बारे में? That could grow wheat and cotton for export. अब ब्रिटेन वालों ने या ब्रिटिश भारतीय सरकार ने क्या किया, जो सेमी एरिड यानी कि आधा जो रेगिस्तानी जो ज़मीन थी उसको उपजाऊ बनाने के लिए यहाँ क्या किया, इरिगेशन कैनाल डेवलप किए गए, यानी कि नहरी जो जाल था वो बिछाया, नहरों का विस्तार किया। फिर क्या होता कि यहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करें, गेहूँ और कॉटन, गेहूँ और कपास की खेती की जा सके। यहाँ क्या किया गया फिर इसके लिए, द कैनाल कॉलोनीज एज द एरियाज इरीगेटेड बाय द न्यू कैनाल्स वर सेटल्ड बाय पीजेंट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ पंजाब। अब क्या किया गया है, जो नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के जो लोग उनको लाकर वहाँ बसाया गया और उनकी बस्तियों को क्या नाम दिया गया, कैनाल कॉलोनीज। क्या नाम दिया गया इनको, नहरी जो बस्तियाँ थी। ऑफ कोर्स फूड इज मियरली एन एग्जाम्पल, देखिए भोजन तो क्या था, एक उदाहरण मात्र है। ए सिमिलर स्टोरी कैन बी टोल्ड फॉर कॉटन, इसी तरीके से हम लोग देखते हैं, ऐसी एक कहानी कपास की भी रही है। द कल्टिवेशन ऑफ विच एक्सपेंडेड वर्ल्ड वाइड, जिसका जो उत्पादन था वो बढ़ने लगा वैश्विक स्तर पर। टू फी ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल्स, जिससे कि जो ज़रूरतें थी किनकी, ब्रिटेन की जो टेक्सटाइल मिल्स थी उनको पूरा किया जाए, यानी कि वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर क्या किया गया, कॉटन की जो एग्रीकल्चर थी उसको एक्सपेंड किया गया। और रबर, या फिर एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग